हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और जो सभी बच्चे, खासकर बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। बच्चे बड़े होश और उल्लास के साथ, हर्ष उल्लास के साथ इसको मनाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं। तो आप भी मज़े से मिठाइयाँ खाइए, बम्बू से थोड़ा बच के रहें, छोटे मोटे चलाइए, छोटे छोटे चलाइए, बस यही काफ़ी है। और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी फोकस रखें। तो हम देखते हैं, आज मैंने जो है आपके 11वीं क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए एक वीडियो बनाई है, जो कि केवल 9th 10th और 12th और 11th इन्हीं के लिए नहीं, ये सभी क्लास के बच्चों के लिए है जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो होता है, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, कार्बनिक रसायन, उसका बेस है। अगर ये किसी बच्चे पे नहीं आएगा तो जो हमारे कार्बन रसायन चैप्टर है उसको सही तरह से नहीं कर पाते। ये बेस होता है और इस बेस का जो प्रारंभ होता है वैसे आपका 10th क्लास से ही होता है। और 10th क्लास में आपने इसका सिंपल आईपीसी नेम पढ़े थे, वहां पे आपके 2 या 4 ग्रुप थे, केवल फंक्शनल ग्रुप जो थे। लेकिन 11th क्लास में इसका विस्तार होता है और 11th क्लास में ही आईयूपीएसी नेम जो है हमारे टोटल निकल के आते हैं। और यहाँ से हम 11th क्लास से जो इसका यूज करते हैं हम 12th क्लास में करते हैं। 12th क्लास के हर चैप्टर में, जो कि हमारी सेकंड केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके हर चैप्टर में आप आईयूपीएसी नाम बनाते हो। उसके साथ साथ आप समाव्यवस्था भी बनाते हो। इसके बाद में जो मैं डालता हूँ वीडियो, वो समाव्यवस्था की ही होगी। तो ये जो क्लास है, ये क्लास 12th और 11th दोनों क्लास के बच्चों के लिए हैं। दोनों क्लास के बच्चे ही इसे देखें और घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। तो देखते हैं इसके लिए हमारे क्या क्या महत्वपूर्ण है। मैंने एक टेबल बनाई हुई है, आप देख रहे हो बोर्ड पर, ये टेबल बनाई हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस टेबल के बारे में बताता हूँ, ये टेबल क्या है और कैसे वर्क करती है और कैसे हम इसके बेस पर किसी भी ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, जो कार्बनिक कंपाउंड है, उनके आईयूपीएसी नेम हम किस प्रकार बनाते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप समझ रहे हो, ये हमारे पास कुछ क्रियात्मक समूह की एक टेबल बनाई हुई है। तो ये क्रियात्मक समूह है, ये पूर्व लग्न है। पूर्व लग्न का अर्थ होता है जो पहले लिखे जाते हैं, और इसके बाद में आप देख रहे हो ये अनुलग्न है। अनुलग्न वो होते हैं जो बाद में लिखे जाते हैं। तो इनका जो हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो किस प्रकार करते हैं, वो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा। जब आप एग्जाम्पल के माध्यम से करोगे तो आपको ये टेबल अपने आप ही याद हो जाएगी और कुछ आपको इस पर मेहनत भी करनी है घर पर जाकर। तो उसके लिए हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे कि किस प्रकार हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, आपने जो पढ़ा था 10th क्लास में, आपने पढ़ा था एक ग्रुप था आपका एल्डिहाइड, लिखा हुआ है, ये एल्डिहाइड है आपका। तो एल्डिहाइड CHO ग्रुप होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं एल्डिहाइड। अब इसके पूर्व लग्न में अगर आप लिखोगे तो आपका लिखा जाता है एल्केन, और अनुलग्न में यानी कि बाद में आपका लिखा जाता है अल। यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा, आपने बोलो लिखा होगा एल्केनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, मेथेनल। तो जो अल है वो पीछे आता है और जो एल्केन होता है वो आगे आता है। किस प्रकार ये यूज होंगे वो आपको जब आप एग्जाम्पल इसके देखोगे तो वहां पे आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हें कर पाओगे। इसी प्रकार ये आपके फंक्शनल ग्रुप है, ये वर्क किस प्रकार करती है, उसके पास हमारे कुछ रूल होते हैं। उस रूल के अकॉर्डिंग ये टेबल, ये फंक्शनल ग्रुप वर्क करते हैं। और आपको ये वर्क मैं आपके अभी कुछ क्वेश्चन कराता हूं। उससे पहले आप इधर देखना कि आपकी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बन साइन होती है, वो हमारे जो है इसी के बेस पे है कि उसको कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया है, उस पार्ट को हम बताते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, जो कार्बनिक यौगिक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपके होते हैं खुली श्रृंखला वाले यौगिक। जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं उन्हें हम एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। और एलिफैटिक यौगिक के साथ साथ हम उन्हें अचक्रीय यौगिक भी कहते हैं। अचक्रीय का मतलब क्या होता है, जो एक खुली श्रृंखला में होते हैं, एक लाइन में होते हैं, ओपन सीरीज। और ये जो हमारे विवृत श्रृंखला वाले यौगिक भी कहते हैं। विवृत का अर्थ भी अचक्रीय ही होता है। उसके बाद में दूसरी टाइप के हमारे बंद श्रृंखला वाले यौगिक, जिन्हें हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। और साथ साथ एरोमेटिक
और संवृत यौगिक भी कहते हैं। इसके बाद में इनके जो आईपीसी नेम होंगे वो तो आप 12th में जाके पढ़ोगे, और कुछ इनके आईपीसी नेम आपके 11th क्लास में भी है, यहां पे भी मैं कराऊंगा। लेकिन इनके जो आईपीसी नेम होंगे, बंद श्रृंखला वाले यौगिक जो होंगे, चक्रीय यौगिक जो होंगे, इनके आईपीसी नेम हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो हमारे खुली श्रृंखला वाले यौगिक हैं, जिन्हें बोलते हैं हम एलिफेटिक यौगिक, यानी कि विवृत श्रृंखला वाले यौगिक। सबसे पहले हम इनके आईपीसी नेम लिखते हैं। इनके आईपीसी नेम किस प्रकार लिखेंगे, उसके लिए आप और नीचे देखोगे तो जो हमारे खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक यौगिक होते हैं, इन्हें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया होता है। एक पार्ट होता है आपका केवल हाइड्रोकार्बन, और एक पार्ट होता है आपका हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। जो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है वो होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन में से हाइड्रोजन निकलने के बाद में कोई दूसरा ग्रुप आप यहां पर जुड़ता है तो बन जाते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। उसके बाद में दूसरा होता है हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन है आपका, ये हाइड्रोकार्बन को हमने दो पार्ट में, दो हिस्से में डिवाइड किया होता है। ये दो भाग होते हैं इसके। एक आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसे बोलते हैं हम एल्कीन और एल्काइन। इन्हें दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, एक को हम एल्कीन और एक को हम कहते हैं एल्काइन। और जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन कहते हैं, और आप देखते हो एल्कीन में आपका सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में आपका डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद में इनके फॉर्मूला देखिए। जो एल्केन का फॉर्मूला पढ़ा था आपने 10th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ा था। जो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है CnH2n + 2। जबकि एल्केन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था CnH2n, और एल्काइन का आपने फॉर्मूला पढ़ा था CnH2n - 2। तो ये आपके जो कार्बनिक यौगिक है, हमने इसको डिवाइड किया है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक को इस पार्ट में डिवाइड किया है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि आईपीसी नाम किस प्रकार बनाते हैं। उससे पहले आपको देखना है कि जो हमारे कार्बन है, उस कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, और उस कार्बन का जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में कौन सा ग्रुप होता है। क्योंकि कार्बन साइन का अर्थ होता है कार्बन, और इस पे हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसमें आप देखते हो जो कार्बन आपका होता है, उस कार्बन की जो वैलेंसी होती है, इसको हमने ग्रुप दिया है, तो इसको ग्रुप रखा गया है 14th ग्रुप में, इसको हमने रखा है। तो इसको 14th ग्रुप के साथ साथ हम 6th ग्रुप भी बोलते हैं। तो यहां पे आपका जो 14th ग्रुप में कार्बन है, इसकी जो वैलेंसी होती है जिसे बोलते हैं संयोजकता। जो कार्बन की संयोजकता होती है वो आपकी होती है 4। यानी कि इस 4 का अर्थ है, संयोजकता का अर्थ है, अगर कार्बन को अपनी अंतिम कक्षा पूर्ण करनी है, उसे जो है उत्कृष्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस बनाना है अपने आप को, तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन या तो देने होंगे या लेने होंगे, जैसे भी आप समझ रहे हो, या साझा करना होगा, आपको संयुक्ता बनानी होगी। तो आप देख रहे हो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है आपकी वो 4 होती है, और ये 4 वैलेंसी 4 हाइड्रोजन से जुड़ी हुई होती है, संयुक्त होती है, एकल बंध। ये होते हैं आपके सहसंयोजक बंध। और आपने देखा होगा कि जो 2 कार्बन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, उनके बीच 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। ये कार्बन की समचतुष्फल की है प्रकृति होती है, ये आपने देखी होगी। उसके बाद में हमारा जो कार्बन है, उस कार्बन के नंबर के बेस पर हम किसी भी यौगिक का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईपीसी नेम बनाते हैं। तो वो कार्बन के नंबर होते हैं आपके, अगर आपके पास देखो होगा कार्बन के हमारे पास 1 नंबर है, 1 नंबर है कार्बन का, तो हमारे पास एक ही परमाणु है कार्बन का, तो उसे हम कहते थे मैथ।
यदि हमारे पास कार्बन के 2 परमाणु होते हैं तो उसे हम कहते हैं एथ। यदि हमारे पास कार्बन के 3 परमाणु होते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रोप। यदि हमारे पास कार्बन के 4 परमाणु होते हैं तो उसे बोलते हैं हम ब्यूट। यदि हमारे पास 5 परमाणु होते हैं तो उसे हम कहते हैं पेंट। यदि कार्बन के 6 परमाणु होते हैं तो उसे कहा जाता है हेक्स। यदि कार्बन के 7 परमाणु होते हैं तो उसे कहा जाता है हेप्ट। यदि कार्बन के 8 परमाणु होते हैं तो उसे कहा जाता है ऑक्ट। यदि कार्बन के 9 परमाणु होते हैं तो उसे कहा जाता है नॉन। यदि कार्बन के 10 परमाणु होते हैं तो उसे कहा जाता है डेक। ये हमारे कार्बन के परमाणु के आधार पर, कार्बन के परमाणु की संख्या के आधार पर उनके नाम लिखे जाते हैं और आपने ये जो है 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। उसके बाद में आपको जो है जो कार्बन की जो सीरीज होती है, जो नंबरिंग होती है, जो आईपीएसी नाम होते हैं, उसके लिए हमारे कुछ फॉर्मूला होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं नियम। तो आईयूपीएसी नेम बनाने के कुछ नियम होते हैं। वो आईयूपीएसी नेम हम किस प्रकार बनाते हैं वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो आपको कुछ याद रखना होगा उसके लिए। तो आप देख रहे हो कि जो आईयूपीएसी नेम बनाने के कुछ नियम होते हैं, वो नियम मैंने आपके यहां पर लिखे हुए हैं। आप देखिए कि क्या नियम है वो और किस प्रकार हम आईयूपीएसी नेम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो पहला नियम है, हमें देखना होता है कि जो कार्बन श्रृंखला होती है, उस कार्बन श्रृंखला में सर्वप्रथम जो बड़ी और सीधी श्रृंखला होगी हम वो छांटते हैं। सबसे पहले देखते हैं उस बड़ी और सीधी। पहले बड़ी देखनी है, उसके बाद में सीधी कार्बन श्रृंखला देखनी है, तो उसको हम छांटते हैं। फिर उसके बाद गिनती हम करते हैं, जिधर से वो क्रियात्मक समूह उसमें जुड़ा हुआ है उसको नंबर कम किधर से मिलते हैं। यानी कि गिनती उस ओर से करते हैं जिधर से श्रृंखला में जुड़े क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिलते हैं। उसके बाद में जब आप एग्जाम्पल देखो तो सब चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद में नंबर 3 पे आपको देखना है, श्रृंखला में जितने भी क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट ABCDE, उसके अकॉर्डिंग हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। उसके अकॉर्डिंग उनके नाम सबसे पहले आते हैं। उसके बाद में यदि श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हों, एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह है, तो हम जो है मुख्य क्रियात्मक समूह जो सबसे पहले आएगा उसमें श्रेणी में, इस वाली श्रेणी में जो सबसे ऊपर आया हुआ होगा उसी को मुख्य क्रियात्मक समूह लेंगे और गिनती जो उसी के अनुसार होती है। तो इसके बाद में मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं, उसके बाद आपके क्लियर हो जाता है। तो किस प्रकार जो है हम ये बनाते हैं आईयूपीएसी नेम, वो हम देखते हैं। तो देखते हैं, अब एक एग्जांपल देखते हैं किस प्रकार हम आईयूपीएसी नेम बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि कुछ बच्चों के ऐसे भी हैं जो 10th क्लास में जो हमारा कोरोना काल था उसमें वो आईयूपीएसी नेम नहीं कर पाए और 11th में आकर उन्हें बहुत दिक्कतें हुई, तो वो आईयूपीएसी नेम में आपको बताता हूँ थोड़े से स्मॉल टाइप में। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, 2-4 मिनट के लिए बताता हूं मैं आपको। जैसा कि आपने देखा था, ये लिखा हुआ है C। एक से पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है। वो एल्किल ग्रुप क्या होता है आपने पढ़ा होगा। जो एल्किल ग्रुप होता है वो होता है R। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1। यानी कि यदि हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें, एल्केन का फॉर्मूला होता था CnH2n+2। हमने क्या किया, यहां से एक हाइड्रोजन कम किया और बन जाता है आपका CnH2n+1। तो इस प्रकार एल्केन में से यदि आप एक हाइड्रोजन कम कर देते हो तो आपके पास एल्किल ग्रुप बन के आता है और आपका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। उसके बाद में हमारा जो है, आप देखते हो कि जो R है, R को हम लिख सकते हैं CH3। कार्बन के नंबर का 2 गुना कीजिए, उसमें +1 कर दीजिए। यहां पे 1 है, 1 का 2 गुना होगा 2 और 2 में आप +1 करोगे तो आपका आएगा 3।
अगर आप करोगे 2 कार्बन तो इसका दुगुना कीजिए 4 और 4 में +1 करोगे तो आपका आएगा 5। इसी प्रकार 3 लोगे तो 3 का दुगुना होता है 6, उसमें +1 करोगे 7। इस प्रकार हमारे एल्किल ग्रुप जो फॉर्म हो जाते हैं। इन्हें लिखा कैसे जाता है? अगर 1 कार्बन है तो इसे कहा जाता है मेथिल, अगर 2 कार्बन है तो इसे कहा जाता है एथिल, अगर 3 कार्बन है तो इसे कहा जाता है प्रोपिल। इस प्रकार आगे के 4 कार्बन होते तो उसे हम ब्यूटिल कहते, पेंटिल। इसी प्रकार आगे के हम नाम लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि R जो होता है वो एल्किल ग्रुप होता है और जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और इसे हम प्रदर्शित करते हैं R और इसमें मैं दिखाया आपको कि CH3 मेथिल, C2H5 एथिल, C3H7 प्रोपिल। आपका यहाँ पे देख रहे हो सिंगल बॉन्डिंग है। जब भी किसी रिएक्ट करेंगे तो सिंगल बॉन्डिंग के साथ आते हैं। उसके बाद में अब देखिए आप IUPAC नेम, जैसे कि मैंने आपको लिखा हुआ है C4H9OH। आप देख रहे हो ये एल्किल है C4H9 क्योंकि 4 का दुगुना होता है 8 और 8 में +1 करोगे आप 9 होता है और इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका एल्कोहल। तो जो एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है आप जानते हो पूर्ण लग्न में उसे कहते हैं एल्केन और पीछे आता है उसमें ऑल। तो अगर देखते हो आप यहां पे 4 है तो 4 के लिए एल्केन होते हैं ब्यूटेन और प्लस इसमें हम जोड़ते हैं ऑल। तो इस प्रकार जब इन्हें हम दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो हम लिखते हैं ब्यूटेनॉल। इस प्रकार ये इसका IUPAC नेम होगा। इसी प्रकार आपने देखा होगा 10th क्लास में C3H7CHO। तो इसमें आप देखोगे चेंज करके हम लिखते हैं CH3CHO। इसमें आप देखते हो ग्रुप है CHO एल्डिहाइड और एल्डिहाइड ग्रुप यहां पे आप देखते हो पहले पूर्ण लग्न में आता है आपका एल्केन, उसके बाद में आता है आपका अल। तो एक बात और क्लियर कर लो यहां पे कि अगर आपका एल्केन आता है तो एल्केन के साथ में जो ब्रैकेट वाला है वो कभी नहीं आएगा, जो अनुलग्न में है वो आएगा। अगर ये मेन ग्रुप है, जैसे कि अगर आपका एल्डिहाइड मेन ग्रुप है, यहां पे आप देख रहे हो एल्डिहाइड अपने आप में मेन ग्रुप है, मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो आपका देखा एल्केन के साथ में अल आता है। लेकिन अगर एल्डिहाइड मुख्य ग्रुप नहीं है, मुख्य कंपाउंड नहीं है उसमें, तो हम उसको लिखेंगे एल्डो या फॉर्मिल। वो आप एग्जांपल की सहायता से समझोगे। तो यहां पर देखते हो आप कार्बन के 2 अणु हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं और 2 के लिए हम लिखते हैं एथ, तो ये बनता है आपका एथेन और इसमें जोड़ते हैं हम अल, तो ये मिलकर बन जाता है आपका एथेनल। इस प्रकार ये इसका IUPAC नेम है। उसके बाद में एक और दिखा देता हूं मैं आपको HCOOH। आप देख रहे हो इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो COOH है, जिसके पूर्ण लग्न में एल्केन और अनुलग्न में आता है ओइक अम्ल। तो इसमें कार्बन है आपके 1, तो एल्केन हुए मेथेन और प्लस इसमें आप जोड़ते हो ओइक अम्ल। तो इस प्रकार आपका निकल के आता है, लिख सकते हैं मेथेनोइक अम्ल। इस प्रकार ये आपका IUPAC नेम है। इसी प्रकार ये आपने 10th क्लास में काफी पढ़े थे, जिनके हमने IUPAC नेम बनाए थे। उसके बाद में अब हम चलते हैं 11th क्लास के IUPAC नेम पर। तो 11th क्लास में मैं एक सिंपल नेम है। सबसे पहले आपका एक कार्बन चेन बनाते हो आप, मैं आपको कार्बन चेन बनाना सिखाता हूं कि कार्बन चेन बनती कैसे है, कार्बन श्रृंखला किस प्रकार बनाते हैं। ये देखिए आप कार्बन को कार्बन से जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद में आप जानते हो जो कार्बन की संयोजकता होती है वो 4 होती है। एक यहां पे जो कार्बन की संयोजकता आपको शो होती है वो 1 है। तो आपको क्या करना है कि हमें इसकी 4 संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से हमें इसे एकल बंध में जोड़ना होगा। यहां पे इस कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4। लेकिन यहां पे जो कार्बन देख रहे हो इसकी संयोजकता 2 है, 1 2, तो हमें इसे 2 हाइड्रोजन से जोड़ना होगा एकल बंध से। इसकी भी 4 1 2 3 4। ऐसे ही ये जो जितने भी कार्बन हैं
उनकी सभी की संयुक्ताओं को हम इस प्रकार हाइड्रोजन से कंप्लीट कर सकते हैं। इसको हम इस प्रकार लिखते हैं CH3 CH2 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 और यहां पे एक हाइड्रोजन और है CH3। तो इस प्रकार कार्बन चेन होती है। आप जब कम कार्बन की जो संयुक्ता है उसे देखोगे तो किस प्रकार देखते हैं, कार्बन के 3 हाइड्रोजन, 3 + 1 4, 1 2 और 2 4, 2 और 1 3 और 1 4, 2 3 और 1 4 और 3 और 1 4 कार्बन की संयुक्ता इसमें कंप्लीट है। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक कंपाउंड बनाते हैं। इसका अगर हम आईपीएसी नेम लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 और 5 के लिखते हैं हम पेंटेन। 5 के लिए लिखा जाता है पेंटेन। इसी प्रकार एक कंपाउंड ले रहे हैं हमने लिखा हुआ है CH3 CH2 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 COOH। ये कंपाउंड है आपके पास। और सबसे पहले हमें देखना होता है कार्बन की, हमारा पहला रूल जो था वो ये था कि सबसे पहले कार्बन की बड़ी और सीधी श्रृंखला छांटनी है। आप देख रहे हो यहां पर केवल एक ही श्रृंखला है, यही हमारी बड़ी है और यही हमारी सीधी है, तो इसे ही हमने सबसे पहले कार्बन श्रृंखला के रूप में छांटा। यह श्रृंखला आपकी कार्बन चेन है। उसके बाद में रूल नंबर 2 ये होता है कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह है पहले वो छाटिए आप। तो इसमें क्रियात्मक समूह है आपका COOH। उसके बाद में गिनती की बात आती है कि गिनती आपको किधर से करनी है, जिधर से उस क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले उधर ही से आपको गिनती करनी है। अगर हम लेफ्ट साइड से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 5, जो कार्बन का जो मुख्य क्रियात्मक समूह है COOH, लेफ्ट साइड से गिनती करने पर वो 5वें नंबर पर है। जबकि अगर हम राइट साइड से गिनती करते हैं तो 1 2, तो ये पहले नंबर पे ही होता है। तो लेफ्ट साइड से गिनती करने पर इसे 5वां नंबर मिलता है, जबकि राइट साइड से गिनती करने पर हमें इस पर पहला नंबर मिलता है। तो कम नंबर मिलते हैं इधर साइड से गिनती करने पर। तो गिनती उधर से ही करते हैं जिधर से उसे कम नंबर मिले। तो आपको जो गिनती करनी है वो इधर से करनी है। तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार आपने गिनती की। उसके बाद में मैंने आपको बताया था रूल नंबर 3 कि जितने भी क्रियात्मक समूह इसमें जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हो ये जो मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसके अलावा इसमें कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ नहीं है। तो मैंने बताया था अगर क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हैं तो उनके नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हम लिखते हैं। बट यहां पर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, मुख्य क्रियात्मक समूह ही आपके पास है। तो हम जो है सबसे पहले एल्केन आता है, मुख्य क्रियात्मक समूह COOH है। और आप इसमें देखते हो कि पहले आता है आपका एल्केन, उसके बाद में अनुलग्न में आपको जोड़ते हो ओइक अम्ल। तो इसमें जो एल्केन है वो 5 है, उसे लिखा जाएगा पेंटेन और प्लस जोड़ोगे इसमें ओइक अम्ल। उसके बाद आप उसमें ओइक अम्ल जोड़ोगे जिसे हम लिख सकते हैं पेंटेनोइक अम्ल। इस प्रकार आपने इनके आईपीएसी नेम लिखे। और जो है अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, उसे देखना। तो उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं। आपके पास एक कंपाउंड लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3। मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि ये जो आपके लिखे हुए हैं इसमें 16 और जोड़ दो आप। R जो होता है ये होता है आपका एल्किल। क्या बोलते हैं इसको? एल्किल, मेथिल एथिल प्रोपिल, ये R होता है आपका। तो सबसे पहले जो इसके बाद में लिखा हुआ है Cl, यहां पर लिखा हुआ है आपका Br, उसके बाद में आपका लिखा हुआ है COOH। तो यहां पे आप देख रहे हो कार्बन की जो वैलेंसी है 3 और 1 4 कंप्लीट है, 2 3 और 1 4 कंप्लीट है, 1 2 और 1 3 और 1 4 कंप्लीट है, 3 और 1 4 कंप्लीट है, 1 2 3 और 1 4 कंप्लीट है। यहां पे आप देख रहे हो एक कम पड़ती है क्योंकि 1
2 3, तो हमें क्या करना होगा, यहां पे इस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन लगाना होगा। बाकी ये क्रियात्मक समूह है आपके 1 2 3 4। सबसे पहले तो आपको देखना है कि हमें कार्बन श्रृंखला छांटनी है, बड़ी और सीधी। वो छांटना सीखे, किस प्रकार छांटते हैं। कार्बन, यहां पे कार्बन है 1 2 3 4 5 6। अगर हम सीधी में देख रहे हैं तो कार्बन की गिनती होती है 6। ये भी कार्बन है तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 हैं, 1 2 3 4। यदि हम 10 से गिनती करते हैं, इस वाले में लेते हैं तो 4, इधर से करते हैं तब 5, और सीधी करते हैं तो हमारे पास आते हैं 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो रूल क्या है, बड़ी। पहले आपको बड़ी देखनी है, उसके बाद सीधी देखनी है। तो आप देख रहे हो बड़ी भी यही है और सीधी भी यही आ रही है। तो हमारी जो मुख्य क्रियात्मक श्रेणी हुई वो ये हुई। तो आपको क्या करना है, ये आपकी मुख्य क्रियात्मक श्रेणी है, ये श्रृंखला है। मैंने आपको थोड़े से बॉन्डिंग कर दी है, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, बॉक्स के अंदर लिख दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है, समझाने के लिए है केवल। तो ये तो आपके हुई मुख्य क्रियात्मक श्रेणी। उसके बाद में जो इसमें बचे हुए हैं, जो गिनती में नहीं आए हुए, उन्हें हमें देखना है। अब सबसे पहले जो सेकंड रूल है वो ये कहता है कि गिनती उस ओर से करते हैं जो मुख्य क्रियात्मक समूह है उसे किधर से कम नंबर मिलते हैं। अब आप देख रहे हो यहां पे Br, Cl और CH3 जो एल्किल होता है, एल्किल सबसे नीचे है, Br और Cl ये आपके ये लिखे हुए हैं जो नीचे हैं, जबकि एक ग्रुप ये COOH जो सबसे ऊपर है। और रूल ये कहता है कि जब एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह जुड़े हुए हो तो हम जो है मुख्य क्रियात्मक समूह उसे लेते हैं जो श्रृंखला में सबसे ऊपर आया हुआ हो। तो सबसे ऊपर है COOH, तो इसी के अनुसार गिनती होगी। अब आप इसे अगर लेफ्ट साइड से गिनती करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 ये आपका निकल के आता है। तो अब इसके आईयूपीएसी नेम हम बनाते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो जो हमारी टोटल गिनती हुई है वो 6 तक हुई है, और यहां पे जो मुख्य क्रियात्मक समूह है वो COOH है आपका। और इसके बाद में इसमें जो जुड़े हुए हैं, जो फंक्शन ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसमें एक आपका Br है, एक Cl है और एक CH3 है। अब इन तीनों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अल्फाबेट के अनुसार लिखते हैं। जैसे कि आपका ब्रोमो है, Br को कहा जाता है ब्रोमो। Cl को मैं लिख देता हूं जरा आपको कि अगर आपका आता है Br तो इसे कहा जाता है ब्रोमो, I आता है तो आपका कहा जाता है आइडो, और अगर आपका आता है Cl तो इसे कहा जाता है क्लोरो। तो ये लिखे हुए हैं आपके X, इसे हम कहते हैं हेलो। हेलो का अर्थ होता है क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। Cl जुड़ा हुआ है तो क्लोरो, Br जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो और I जुड़ा हुआ है तो आइडो। तो अब देखते हो Br B से स्टार्ट होता है, अंग्रेजी वर्णमाला देखनी है, ये B से स्टार्ट होता है, आइडो I से स्टार्ट होता है, क्लोरो Cl से स्टार्ट होता है C। तो आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा पहले आता है, बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा पहले आता है, बी। तो पहले आएगा आपका ब्रोमो, और नंबरिंग सहित आएगा, ध्यान रखना। तो आपकी जो नंबरिंग होगी, ब्रोमो की जो नंबरिंग होगी वो कौन से नंबर पर है ये हमें देखना है। तो ब्रोमो जो है आपका वो सेकंड स्थान पर है, तो हम जो है ब्रोमो को तो 1 आप देख रहे हो, जो ब्रोमो है वो दूसरे स्थान पर रखेंगे 2 ब्रोमो। उसके बाद में अंग्रेजी वर्णमाला में क्या आएगा, आई या सी, बोलिए सी। तो ये आएगा आपका कौन से नंबर पर है क्लोरो, आप देख रहे हो तीसरे नंबर पर क्लोरो है तो लिखेंगे 3 क्लोरो। उसके बाद में आपका आता है आइडो, ये नंबर है जो आइडो जुड़ा हुआ है वो इसमें नहीं है। उसके बाद में हमारे पास बचा हुआ है CH3 जिसे बोलते हैं एल्किल। बताया मैंने, ये जो R है ये होता है एल्किल। तो एल्किल का मतलब है अगर एक कार्बन है मेथिल, 2 कार्बन है एथिल, 3 कार्बन है
प्रोपिल। इस प्रकार यहां पे एक कार्बन है तो एक कार्बन लिखा जाएगा मैथिल और इसका नंबर है 4, तो इसलिए लिखेंगे 4 मैथिल। तो ये आपके पास इस श्रृंखला में ये 3 BrCl और CH जुड़े हुए थे और उनके नाम हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मुख्य क्रियात्मक समूह बचा हुआ है उसमें हमारा जो है एल्केन 6 है। एल्केन का अर्थ होता है कितनी नंबरिंग हुई है, वो एल्केन में आते हैं। तो यहां पर 6 बार नंबरिंग हुई है तो उसमें एल्केन 6 है और इसको बोलते हैं ओइक अम्ल। तो ये देखना है आपको पूर्ण में क्या आता है, बोलिए। COOH के पूर्ण में क्या आता है, एल्केन, और एल्केन क्या है यहां पर 6, तो 6 के लिखा जाता है हेक्स, या तो हेक्सेन कर देना, हेक्सेन, और उसमें जोड़ते हैं क्या, ओइक अम्ल, उसमें जोड़ा जाता है ओइक अम्ल। और उसकी नंबरिंग भी दी जाती है। नंबरिंग किस प्रकार देते हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है। फर्स्ट नंबर पे है तो इस तरह का जाता है 1 हेक्सेन प्लस ओइक अम्ल, तो लिख सकते हैं इसको 1 हेक्सेनोइक अम्ल। जब ये जुड़ते हैं तो एक के स्थान पर न हो जाता है तो लिखा जाएगा 1 हेक्सेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार ये इसका आईपीएसी नेम है। इसके बाद मैं आपको और कुछ नाम दिखाता हूं लिखकर। एक और देखिए आप, एक लिखा हुआ है CH3 CH2 CHOH CH CHO2 कंप्लीट। तो आप देखते हो कि कार्बन श्रृंखला सीधी ही है 1 2 3 4 5 और कहीं पे कोई कार्बन नहीं है, तो श्रृंखला आपकी सीधी भी यही है और बड़ी भी यही है। अब देखते हैं मेन मुख्य क्रियात्मक समूह। एक यहाँ पे आप देखो CHO है और एक OHO है, इनमें से मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होगा उसका रूल लिखाया हुआ है। जो श्रेणी में सबसे पहला आया हुआ हो वही मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। तो ये CHO और OH में क्या ऊपर है, CHO ऊपर है, OH नीचे है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह क्या होगा, CHO। तो जो आपका मुख्य क्रियात्मक समूह है वो CHO है। तो अब गिनती भी इसी के अनुसार होगी, तो 1 2 3 4 5, इसको अब आप भूल जाओ। अब आपकी इस श्रृंखला में केवल OH जुड़ा हुआ है एक, और OH को बोलो क्या लिखते हैं, OH मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है। अगर मुख्य क्रियात्मक समूह होता तो हम लिखते हैं एल्केन प्लस ऑल, लेकिन मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं है तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी। तो कौन से नंबर पे आ रहे हैं, 3 नंबर पे, तो लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद में और कुछ में जुड़ाव नहीं है तो हम आते हैं मुख्य क्रियात्मक समूह और एल्केन पर। एल्केन है 5 5 के लिखते हैं पेंटेन, और बोलिए CHO में क्या जोड़ते हैं, CHO मुख्य क्रियात्मक समूह है तो क्या जोड़ेंगे, एल्केन प्लस अल, एल्केनल। नंबरिंग फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट पेंट के लिए पेंटेनल। ये इस प्रकार एल्केन का अर्थ होता है पेंटेन। जितने भी आप इसमें एल्केन देख रहे हो इन सब का अर्थ है 1 कार्बन है मेथेन, 2 कार्बन है एथेन। इस प्रकार आपको लिखना होता है पेंटेन प्लस अल, इसका अर्थ हुआ पेंटेनल। इसकी नंबरिंग फर्स्ट है तो आप फर्स्ट नंबरिंग लिख सकते हो। इस प्रकार ये इसके आईपीएसी नेम है। और यहां तक कि इसके बाद में जो इसके अभी आप 2-3 वीडियो और देखोगे आईपीएसी नेम की, तब जाकर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जो है इसे तैयार करें।